मायावती को बसपा का उत्तराधिकारी मान रहे हैं। मायावती को बसपा का उत्तराधिकारी हम बामसेफ है ना, ये सारे पैदा करने वाले लोग हम हैं। मायावती को पैदा करने वाले और तमाम लोग, ये हम लोग बामसेफ है, ये तो आप लोगों को मालूम है। तो मायावती की औकात भी तो जानते हैं ना, क्योंकि औकात तो बनाने वाले हम ही हैं। मायावती को समझ है? सर आप कह रहे हैं ना, आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। मुझे तो कोई जानकारी नहीं है कि उसके पास ऐसी कोई समझ है। फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर के मायावती चल रही। काशीराम जी चलते थे, मायावती कहाँ चलती? 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहा है। आप एक राजनीतिक दल भी चलाते हैं, सामाजिक संगठन भी चलाते हैं और सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी आप काम कर रहे हैं। अम्बेडकरवादी होने के नाते आप किस प्रकार से 5 राज्यों के चुनाव को ले रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? आप एक राजनीतिक दल भी चलाते हैं, सामाजिक संगठन भी चलाते हैं, एक एक्टिविस्ट के तौर पर भी आपकी पहचान है, सोशल एक्टिविस्ट है, तो आप 5 राज्यों के चुनाव को किस प्रकार से ले रहे हैं? ये 5 राज्यों के चुनाव लोकसभा के चुनाव के पहले हो रहे, इस दृष्टि से इसका महत्व है, क्योंकि अगर इसका रिजल्ट बीजेपी के विरोध में जाता है, जिसकी ज़्यादा संभावना है, सारे राज्यों में बीजेपी चुनाव हार जाएगी, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। नहीं सर, बीजेपी 5 राज्यों में चुनाव अगर हार जाती है, कांग्रेस हार जाती है तो समाज को क्या मिलता है? नहीं, हमें इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। अगर हमें बेनिफिट होता तो फिर हम लोग अलग से चुनाव क्यों लड़ते, फिर कांग्रेस को सपोर्ट घोषित करते। कांग्रेस और बीजेपी ये ब्राह्मणों के अलग अलग नाम है, ब्राह्मणों की एक ही पॉलिसी है दोनों की, और कोई अंतर। राजनीति को कहाँ देखते हैं? बहुजन समाज की राजनीति मौलिक बात यह है कि हम लोगों को अपने बल पर जब तक राजनीतिक क्षेत्र में हम जिसको 85% कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी को, इन लोगों को अपना राष्ट्रीय स्तर का दल चलाना चाहिए, अपने चुनाव अपने बल पर लड़नी चाहिए। काशीराम जी जब थे तब इस बात को वो ध्यान में रखते थे, ऐसा करते थे, इस बात को ज़्यादा तवज्जो देकर ही वो करते थे। जो काशीराम जी की लाइन ऑफ थिंकिंग है, उसी लाइन ऑफ थिंकिंग में हम लोग काम कर रहे हैं, और उस दिशा में आने वाले समय में 2024 के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इस तरह उस लाइन ऑफ थिंकिंग में तो बसपा से बेहतर काम कर रही है। उनका राजनीतिक विकल्प के रूप में, उनकी उत्तराधिकारी के रूप में मायावती जी हैं ऑलरेडी। हाँ, मायावती ये है, ऐसा अभी कोई मान नहीं रहा है। आप लोग मान रहे हैं, कोई बात नहीं है। मायावती को बसपा का उत्तराधिकारी मान रहे हैं। मायावती को बसपा का उत्तराधिकारी हम बामसेफ है ना, ये सारे पैदा करने वाले लोग हम हैं। मायावती को पैदा करने वाले और तमाम लोग, ये हम लोग बामसेफ है, ये तो आप लोगों को मालूम है। तो मायावती की औकात भी तो जानते हैं ना, क्योंकि औकात तो बनाने वाले हम ही हैं। सर वामसेफ में भी तो समझौता नहीं है। वामसेफ की भी 4-5 दड़े हुए हैं, एक आप चला रहे हैं, कुछ दूसरे चला रहे हैं, मूलचंद जी ग्रुप है वगैरह वगैरह। 5-6 ग्रुपों में आप भी लोग बटे हुए हैं। मुझे और भी लोग हो जाए और 10-15 हो जाए, मुझे कोई एतराज नहीं है। क्यों? ये 99.99.99 मैं अकेला ही हूँ। 0.0000009 जीरो के बाद एक में अगर मान लो और 10-15 धड़े हो जाते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, होने दो। आप मानते कहीं ना कहीं कि मायावती जो है वो काशीराम साहब की जो थॉट थी, डॉक्टर अम्बेडकर की जो थॉट थी, उससे हटे हैं, विचारधारा से हटे? मायावती को समझ है? सर आप कह रहे हैं ना, आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। मुझे तो कोई जानकारी नहीं है कि उसके पास ऐसी कोई समझ है। फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर के मायावती चल रही। काशीराम जी चलते थे, मायावती कहाँ चलती? सर आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है इस बार संभवतः आप कह रहे हैं कि हारेगी, तो आप 2024 के चुनाव में कांग्रेस या गठबंधन को कहां देखते हैं? कांग्रेस और गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन जिसको आप कह रही है, वो अकेले बीजेपी के विरोध में कामयाब होंगे ऐसा नहीं लगता हमें। मगर इसका बेनिफिट उनको होगा 4-5 राज्यों के चुनाव का। सर आप अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, तो 2024 में अगर कोई पार्टी, जो पार्टी बहुजन समाज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपका सपोर्ट उनको रहेगा? नहीं, हम किसी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कोई सपोर्ट करने लायक कोई ऐसी बात होगी तो उसके बारे में हमारे पास प्रपोजल आता है तो विचार करते हैं, अन्यथा हम नहीं मानते हैं कि कोई सपोर्ट करने लायक चीज़ है।
अगर अगर मायावती जी कहती हैं वामन बेसराम जी आप आइए, चंद्रशेखर जी आप आइए, तमाम वो बहुजन समाज के नेता जो पूरे अम्बेडकरी आंदोलन से निकले हैं, हाँ, और क्या वो बैठ करके डिस्कस करते हैं और सब लोग मिलकर के फिर काशीराम पूरे की इसके लिए आपको हम मध्यस्थ के तौर पर मैं प्रेस में घोषित कर देता हूँ। आप ऐसा काम कर लीजिए मेरी तरफ से। वामन बेसराम जी जाएंगे अगर वो बुलाएंगे ये तो? सब जाएंगे, वो उसको क्यों जाएंगे? बुलाइए ना आप। अरे आपको समझ में नहीं आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? आप मेडिएटर का रोल प्ले करके हम दोनों को इकट्ठा लाइए ना। नहीं आप समझ रहे हैं, हम्म। हम क्यों जाएंगे? अगर मायावती के अगर इनवाइट, अगर बहन जी बड़ा दल मायावती के विधायक कहेंगे इनविटेशन पर वामन जाएंगे, बेसराम जी आप आइए तो आप मायावती जाएंगे? के इनविटेशन पर जाएंगे, ये मुद्दा तो है नहीं ना। हाँ। आपको हम मेडिएटर बना रहे हैं, आप बुलाइए। मायावती को बुलाइए, हम भी आते हैं। बुलाइए, बात करिए। तो सर बात तो वही है ना कि अगर मायावती जी आपको बुलाएंगी तो आप मिलने जाएंगे उनसे? इनको मेडिएटर बना रहे। मेडिएटर ही का काम यही है ना कि आपको मिलवाना दोनों को। हाँ तो इसीलिए तो हम एडमिट कर दिए ना, मतलब आप स्वीकार कर जाएंगे? लिए कि अगर ये मायावती को लाए हम्म। और हमें भी बुलाए कि मायावती जी राजी हो गई है, हम्म। तो हम पहले से राजी है। तो ये मान लिया जाए कि निकट भविष्य में अगर वामन मेश्राम साहब बड़ा दिल दिखाएं, तमाम लोगों को साथ लेकर के चलें, बहन जी आप बड़ा दिल जितना बड़ा दिखाएं, चाहते हो उतना बड़ा करेंगे। आप थोड़ा सा उसका साइज बना दीजिए अपने हिसाब से, हम उसी साइज में अपने को एडजस्ट कर लेंगे। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं सर, आपको लग रहा है कि कितना सवाल पूछिए, कोई बात नहीं। हाँ भाई एक आखिरी सवाल ले लेते हैं क्योंकि हमने एक लिमिटेशन रखी है। सवाल यही है सर कि क्या अगर आपको लग रहा है कि वर्तमान समय में जो सपना काशीराम ने देखा था, कहा था कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो यहाँ का हुक्मरान बनना है, वो सपना बिखर रहा है, ये तो बाबा साहब का काम। बाबा साहब का काशीराम साहब को, उसी बात को काशीराम साहब ने आगे बढ़ाया हाँ प्रैक्टिकल रूप से, हाँ। तो आपको लग रहा है कि वो सपना बिखर रहा है, तो वामन मेश्राम नहीं साहब क्योंकि बड़ी ताकत है देश के अंदर, बड़ा संगठन आपके पास है, तो आपको पहल करनी चाहिए, उनके विचार को इकट्ठा करना चाहिए, हाँ, एक इसी एक में एक हम आइडियोलॉजी के लोगों को इकट्ठा लाना देखो, चाहिए। अभी हम लोगों ने 31 अक्टूबर को 77 पार्टी के लोगों को, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को इकट्ठा किया। 77 जो 28 सितंबर को मीटिंग हुई थी उसमें 32 पार्टी के लोग थे, और 31 अक्टूबर को जो मीटिंग हुई दिल्ली में उसमें 77 पार्टी के लोग थे। अभी हमारी मीटिंग विधानसभा का चुनाव रिजल्ट आने के 3 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, तो हम लोग 10 तारीख के पहले पहले तीसरी मीटिंग घोषित करेंगे। उसमें हो सकते हैं और भी कुछ दल शामिल हो जाए, और ऐसा तीसरा मोर्चा हम गठित कर रहे हैं। उसके दो पर्याय विकल्प, एक, हम मिनिमम 200 और मैक्सिमम 400 सीटों पर चुनाव लड़ने लायक हो सकते हैं। हमारे पास कोई गठबंधन का प्रस्ताव आता है तो गठबंधन की दिशा में भी हम लोग काम करेंगे, नहीं तो मिनिमम 200 और मैक्सिमम 400 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये मान लिया जाए कि वामन बेसराम साहब के नेतृत्व में जो है वो एक तीसरा गठबंधन जो है वो बहुजन समाज घोषित के हो एकता गया को लेकर के बन रहा है। वो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के नाम पर बाकायदा घोषित हो गया है, उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं। उसकी तीसरी मीटिंग जो है 10 दिसंबर के पहले होगी। एक सवाल और ले लेते हैं, आप हमेशा ईवीएम को लेकर के आक्रामक रहते हैं, आपका गठबंधन चाहे वाम से हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे आपके और अन्य साथी हो, आपको लगता है कि आप 200 राजनीतिक दलों को, छोटे बड़ों को मिलाकर के 2024 के चुनाव में जाएं और फिर आप हारने के बाद ये कहने लगे कि ईवीएम ने हमारा साथ नहीं दिया? ईवीएम का साथ हम कब मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव का वादा भारत के संविधान ने किया। इस मापदंड में ईवीएम मशीन नहीं बैठती है, ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपने पढ़ा नहीं, हमसे ले लेना। वो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 8 अक्टूबर 2013 का। सब सुप्रीम कोर्ट इसलिए इस मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। तो हमने इसके लिए आंदोलन किया और हमारे आंदोलन की वजह से पेपर ट्रेल लग गया, गिनती नहीं हो रही। तो इसके लिए 1 लाख लोगों का मोर्चा लेकर जाने का 26 तारीख को हमने ऐलान किया था। अभी वो तारीख हमने 31 जनवरी को किया है कि चुनाव के पहले पहले इसको ज्यादा हाईलाइट किया जाए। आप सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 1913 का, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन राजनीतिक दबावों में बदलते रहे, चाहे वो ललित सिंह यादव वर्सेस क्या नाम राम मंदिर का क्या नाम है उसका सच्ची रामायण का मामला हो, उस समय सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है कि 1971 में कि रामलला जो है वो एक नॉट लीगल पर्सन और कभी पैदा नहीं, और रामायण वो कोई
ग्रंथ नहीं है। और अभी वर्तमान में जो डिसीजन आया उसमें कहा गया रामलला जी लीगल पर्सन, तो ये वो ये भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, तो ये भी सुप्रीम हाँ, कोर्ट का ये बात डिसीजन। सही है, मगर जब तक जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के रेफरेंस में मैं आपको कह रहा हूँ, वो जजमेंट तो अभी बरकरार है ना, अभी तो चेंज नहीं हुआ। जो जजमेंट का आप रेफरेंस दे रहे हैं वो जजमेंट चेंज हुआ है जनता का जो दबाव पैदा हुआ, आंदोलन पैदा हुआ उसके आधार पर। तो हम तो वही जनता का आंदोलन खड़ा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि अगर जनता के आंदोलन के दबाव में ही सुप्रीम कोर्ट सही फैसले लेती है तो फिर सही फैसले लेने के लिए हम जनता का ही आंदोलन खड़ा करते हैं। यही तो आपके सामने घोषित किया है।